प्रश्न यह था कि भारत में कौन सी ऐसी भाषा है जहां विचार अभिव्यक्ति का अधिकार सबसे अधिक मात्रा में इस्तेमाल होता है। अर्थात हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। क्या यह वास्तविक वजूद पर खरी रही? इसके पीछे राजनीतिक कौन कौन से ऐसे घटक जिम्मेदार हो गए कि हिंदी एक बहुरानी बनकर रह गई। हिंदी के बारे में 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार ने एक मंत्रिमंडल से प्रस्ताव को पास करती है, अंतरिम सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू का, कि हिंदी को राजभाषा के रूप में विकास किया जाए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 में इसे राजभाषा की दर्जा भी दिया गया। जिन राज्यों में हिंदी लोकप्रिय नहीं था, उसे कहा गया कि आप हिंदी को जनमानस पर लाने का कार्य करें। लेकिन पश्चिम भारत, पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण भारत ने इसका राजनीति बनाया। उत्तर भारत की भाषा को हिंदी मान लिया गया और दक्षिण भारत अपने प्रादेशिक आंचलिक भाषा को स्थान दे दिया। नतीजा यह हुआ कि भारत की राजनीति भी दो धारा में बंट गई, एक हिंदी भाषी, दूसरा हिंदी विरोधी भाषा। इसी की राजनीति में दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर भारत या पश्चिम भारत राजनीतिक आधार पर सत्ता के गलियारे की राजनीति करता रहा। इसी व्यवस्था के रूप में हिंदी को वो स्थान नहीं मिला, जबकि महात्मा गांधी ने कहा था कि बिना राष्ट्रभाषा का राष्ट्र की जनता गूंगी है। अर्थात आप यदि उस भाषा को नहीं जानते हैं, यदि कोई प्रश्न पूछा गया तो वह प्रश्न तो अधूरी है। जैसे इसको एक आम भाषा में समझिए, एक अधिकारी अपनी बेटी का विवाह एक गांव में करता है। गांव में जाने के बाद उनका जो दामाद था, वो दामाद एक हाई फाई परिवार से जुड़ जाता है। उनकी बात को नहीं समझ पा रहा था, उन्हें एक हेजिटेशन महसूस हुआ। तो गांव में इनका आगमन होता है अधिकारी का, तो पंचायत बुलाया जाता है। तो पंचायत में अधिकारी ने क्या किया, पूरा अंग्रेजी में बोलते रहे। पंचायत का एक भी आदमी उनके अंग्रेजी को समझा ही नहीं। बाद में कहा कि सब कुछ ठीक है और वेल डन कहते हुए चल दिए। समस्या कहाँ गई कि आज तक यथावत है। सवाल यहाँ यही है कि यदि आप नहीं जानते हैं कोई भाषा को, तो आप भी हम भी गूंगा हैं। हिंदी क्यों नहीं बना? इसके पीछे था कि हायर एजुकेशन में अंग्रेजी का स्थान था। आप यदि लॉ का डिग्री लेते हैं तो वहां पर अंग्रेजी था, उस शिक्षा में अंग्रेजी था, प्रशासन में अंग्रेजी आ गई। तो स्वाभाविक रूप से यह हिंदी जो है उसका स्थान नहीं ले पाया। 1977 में के बाद बिहार में भी जब कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उन्होंने यूनिवर्सिटी में कहा कि अंग्रेजी की अनिवार्यता अब खत्म कर दी जाती है। तब से यहाँ ग्रेजुएट की संख्या में वृद्धि हुई। अन्यथा अंग्रेजी में क्रॉस लग जाता था, बच्चे उत्तीर्ण नहीं हो पाते थे। तो बिना अंग्रेजी का आप सिविल सेवा या अन्य किसी प्रतिष्ठित सेवा में भी अपना स्थान दर्ज नहीं कर सकते थे। विद्वानों की संख्या भी उस प्रतियोगिता परीक्षा से संदर्भित पुस्तक की भी कमी हो गई। हिंदी उस भाषा की ओर स्थान जो देना था वह नहीं मिल पाया। दूसरा, राजनीति का शिकार भी होता रहा। 1909 में इंडियन ओपिनियन में गांधी जी ने कहा था कि देश के भीतर एक भाषा होना चाहिए और वो एक भाषा के रूप में हिंदी होना चाहिए। यानी एक भाषा में हिंदी को आधार दिया था कि हिंदी एक सहज की भाषा है और इसे अभिव्यक्ति के अधिकार मिल सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) विचार एवं अभिव्यक्ति का अधिकार कहता है। यदि वो भाषा की यदि जानकार नहीं होते हैं तो भारतीय संविधान का स्वतंत्रता का अधिकार, जो देश की सबसे मूलभूत आजादी का अधिकार देता है, विचार अभिव्यक्ति, यह अधिकार भी एक प्रकार से छीनने के बराबर हो जाएगी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय या भारत के किसी भी न्यायालय में, खासकर सुप्रीम कोर्ट में, जब कोई आदमी मुजरिम होता था, उसको यदि फांसी की सजा या सजा सुनाया जा रहा है, कठोर कारावास की सजा सुनाया जा रहा है, जज हमारे अंग्रेजी में बात करते हैं, लेकिन जिसको सजा भुगतना है वह भाषा नहीं समझ पा रहा है, उसे ट्रांसलेट करके बताया जा रहा है कि यह स्थितियां हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने देखते देखते यह हिंदी को राजभाषा के रूप में अब एक ट्रांसलेट करने की बात आई। भारतीय संसद ने इस पर एक मीटिंग भी किया था, जिसमें पटना में एक सभा हुई थी, जिसमें ओम बिरला जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे और सभी जनप्रतिनिधि, सांसद, जितने पीठासीन पदाधिकारी थे, इसकी पटना में सभा हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि भारतीय भाषाओं में, जिसमें से संविधान की 8वीं अनुसूची में
जितने भी भाषाएं शामिल है सभी सांसदों का रिकॉर्ड को उपलब्ध कराया जाए, ताकि अपने उस समय के सांसद की विषय वस्तु और उनकी विचारधारा को समझने का कार्य करिए कि क्या वह कहना चाह रहे थे। इस विषय में जारी भी है। अनेक क्षेत्रीय भाषा में भारत का संविधान और बहुत सारे किताबों की रचना भी हुई। यदि हिंदी का क्षेत्र को देखा जाए, हिमालय से कश्मीर तक बोली जाने वाली यदि कोई भाषा है तो वह हिंदी है, लेकिन मूल रूप से विचार अभिव्यक्ति के रूप में हिंदी हिमालय के तराई क्षेत्र, बंगाल, नागपुर क्षेत्र, नर्मदा नदी के किनारे, सिंध और गुजरात, इन सारे क्षेत्रों में मूलतः हिंदी की बात आ रही है। हालांकि आजादी की लड़ाई के समय में राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, स्वामी दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी जैसे नेता ने हिंदी को ही जनमानस का भाषा बनाया था। चंपाक रमन पिल्लई ने जय हिंद शब्द का प्रयोग 1907 में सबसे पहले किया था। वंदे मातरम हालांकि संस्कृत में लिखा गया है, लेकिन वंदे मातरम भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक आवाज बनी थी। राष्ट्रीय आजादी की लड़ाई संघर्ष में हिंदी हमारी एक भाषा बनी, जो कि एक आवाज को ही एक विषय वस्तु का रूप में देकर एक आवाज दिया गया था। यदि इसकी सीमा को देखा जाए तो ये बांग्ला, उड़िया, सिंधी, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, गुजराती भाषा से यह मिलती जुलती है। लेकिन संस्कृत भाषा से निकला हुआ भारत में कहा जाता है कि सभी भाषाओं की जननी, वर्ल्ड की सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है। इसलिए यदि संस्कृत को यदि कोई बोलता है तो वर्ल्ड का कोई भाषा भी बोलने की क्षमता रखता है। लेकिन संस्कृत बोलने वाले लोग इस विषय पर विशेष रूप से ध्यान नहीं दे पाए। लेकिन संस्कृत से मराठी, बंगाली, उड़िया, गुजराती और फारसी भाषा भी नजदीकी संबंध बना के रखे हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन सिंगापुर में जब आयोजित हुआ था तो उसमें यह बात कहा गया था कि विश्व हिंदी सम्मेलन में कि वर्ल्ड की भाषा समस्या को खत्म करने के लिए एकमात्र भाषा वो संस्कृत है। यदि संस्कृत भाषा को अपना दिया जाए तो वर्ल्ड की सारी समस्या खत्म हो सकती है। अब कुछ देश ऐसे हैं जो अपनी ही भाषा को ग्रोथ किया, तो पाश्चात्य देश भी इसमें कुछ शामिल आते हैं जो अपनी भाषा को रखा। एक भाषा उसकी संस्कृत, उसकी एकता को मजबूत करता है, एक राष्ट्रीय विरासत की धरोहर को रखता है, जहां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी अपनाती है। इसलिए अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को, अपनी मातृभाषा को भुलाना, इसका मतलब अपने आप से भी नमन करना नहीं के बराबर माना जाएगा। जैसे फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल, इजराइल, रूस, जापान, चीन, ये ऐसे देश हैं जो अपनी ही भाषा में भाषा को स्थान दे रहा है। यदि आप वहां जाते हैं, अपनी भाषा को, वहां की भाषा को नहीं समझते हैं, तो ट्रांसलेटर वहां राजनयिक रूप से भी स्थापित की जाती है। और रूस के राष्ट्रपति, वर्तमान राष्ट्रपति, वो तो अपनी भाषा को छोड़कर कोई भाषा बोलते ही नहीं है। इसलिए मातृभाषा में किसी व्यक्ति का उत्थान अधिक मात्रा में होता है। भारत में शिक्षा को उस समय सबसे अधिक प्रभावित करने वाला यदि कोई भाषा था तो अंग्रेजी था। अंग्रेजी सामने में रोड़ाई खड़ी होती गई। अंग्रेज आया तो अंग्रेजी भाषा को रखा, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में उसकी सहजता थी, उसकी प्रगटीकरण, अभिव्यक्ति का अधिकार बेहतर था। लेकिन आम जनता को इससे वह राहत देने का कार्य नहीं किया। भारत जब संविधान बनाता है तो 1965 तक अंग्रेजी का स्थान हिंदी को लेना था। लेकिन भारतीय राज्यों की राजनीति ने, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, पूर्वोत्तर भारत की राजनीति ने इसे उस स्थान पर सिकंजित नहीं कर पाया। तो अंत स्थिति में ऐसा ही रहा कि हिंदी को जो स्थान मिलना चाहिए था वह नहीं आया। लेकिन भारत में सबसे अधिक हिंदी ही भाषा बोली जा रही है। अंग्रेजी को अष्टम सूची में इसलिए शामिल नहीं किया गया कि देशीकरण के आधार पर भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 व्यवस्था किया गया है कि देशीकरण भारतीय भाषा अर्थात अष्टम सूची में शामिल जो भाषाएं हैं, उस भाषा को यदि आप जानते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो भारत को नागरिकता दिया जा सकता है, जिसे पंजीकरण का आधार बनाना पड़ेगा। अंग्रेजी का स्थान नहीं दिया क्योंकि अंग्रेजी हमारी जनभाषा का आधार नहीं था। अब इस बात का सवाल उठता है कि इतने वर्षों के बाद क्या हिंदी वापिस अपने अधिकार को प्राप्त करने में सफल होगी? यदि हिंदी कश्मीर से कन्याकुमारी तक की भाषा है तो राष्ट्रभाषा या राजभाषा के रूप में दर्जा क्यों नहीं मिलेगा? भारत में सबसे अधिक भाषा बोलने वाली हिंदी ही है। इसलिए दक्षिण भारत में भी अब देखे जा रहे हैं कि हिंदी को बोले जा रहे हैं। विदेश में भी कुछ ऐसे टूरिस्ट प्लेस है जहां पर होटल में भी काम करने वाला व्यक्ति हिंदी बोलता है। इस प्रकार से यदि भारत के भीतर भी यदि आप हिंदी बोलते हैं तो हिंदी की लोकप्रियता बढ़ेगी। लेकिन वो सामाजिक रूढ़िवादिता को त्यागना होगा
कि जैसे अंग्रेजी में बोलने वाला ये 2-3 लाइन बोलता है उससे ज्ञानी समझा जाता है, हिंदी में यदि विद्वान है तो उसको उतना समाज पर उतनी विद्वता का आधार नहीं बना जाता है। ये गलत है। हिंदी ही हमारी भाषा है और उस भाषा से हम आज़ादी के लड़ाई से स्वतंत्रता के अधिकार को प्राप्त किए हैं और हिंदी बोलने वाले की संख्या भी भारत में अधिक है। तो हिंदी को राजभाषा के रूप में पुनर्स्थापित करने के समय जनता को भी आगे उठकर आना पड़ेगा। जय हिंद।